स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं इनकोटर्म 2020 के बारे में। नॉर्मली इनकोटर्म एक शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स की। IN पहली वाले में, CO एक दूसरे वाले में, टर्म्स एज इट इज। इनकोटर्म 2020 ये नॉर्मली हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काफ़ी यूज़ करते हैं और ये आपके अग्रीमेंट में आएगा, ये आपके इन्वॉइसेस में आएगा और ये आपके ट्रांजैक्शन में आएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो इस वीडियो में हम समझते हैं। तो पहली चीज, एक तो फोटो देख लो। अगर इसमें कहीं पे भी आपकी गलती होगी, ऐसे ही क्लाइंट आपका गला पकड़ने वाला है, राइट? तो थोड़ी एग्जैजरेशन है, फिर भी चल जाएगा। तो इनको टर्म एक्चुअली शुरुआत हुआ था 1936 में। ये आया था आईसीसी का। ये क्रिकेट का कोई एसोसिएशन नहीं है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इन्होंने इनको टर्म शुरू किया 1936 में। एवरी 10 ईयर्स ये अपडेट होता है। अभी जो हम इनको टर्म 2020 यूज़ कर रहे हैं, ये आया था जनवरी 1 2020 में। तो अगला इनकोटर्म कब आने वाला है? 2030 जनवरी 1 में आएगा। तो तब तक हम यही इनकोटर्म हम यूज़ करेंगे। क्या सिर्फ हम लोग 2020 यूज़ करेंगे? 2010 यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई 10 साल 12 साल का अग्रीमेंट है आपका, तो आप एक इनकोटर्म पहले वाले जो है 2010 का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लंबा कोई अग्रीमेंट अभी आपने किया 2020 में, तो आगे जाके अगर आप 2030 के बाद भी अगर यही इनकोटर्म यूज़ करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिकली वहाँ पे अग्रीमेंट में आप स्पेसिफाई कर देते हो, तो वो इनकोटर्म कोई भी साल जाए तो ये इनकोटर्म के हिसाब से आपका सारा कॉस्टिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वगैरह सारा सब कुछ सेम रहेगा। ये इनकोटर्म होता क्या है? नॉर्मली आप कौन प्रोडक्ट हैंडल करेगा, किसका कितना रिस्क है, कितना कॉस्ट कौन पे करेगा, और इसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है प्रोडक्ट में, इसमें क्या किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये सारी चीज़ें इनकोटर्म डिफाइन करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इनकोटर्म्स क्या क्या चीज़ें कवर करता है? पहली चीज़, जिम्मेदारी किसकी है? बायर का है या सेलर का है? बायर का मतलब जो इंपोर्टर है, सेलर का मतलब एक्सपोर्टर जो हम हैं। अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यूएस में किसी पार्टी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूएस का पार्टी है वो सेलर है और बायर है, और इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सेलर है। इसमें रिस्क ट्रांसफर, कब हम किसको जिम्मेदारी हम थमा देते हैं, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी नहीं। और यहाँ पे कॉस्ट अलोकेशंस आप देख सकते हो कि अगर मेरा रिस्क यहाँ तक का है तो मैं खर्चा किधर तक का पे करने वाला हूँ, ये यहाँ पे स्पेसिफाई होता है। यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ, यहाँ तक आपका पैसा आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ तक का खर्चा अगर आप मान के चलिए कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक का खर्चा मेरा है, तो वो पूरा पोर्ट का खर्चा आप यहाँ पे ऐड करोगे। तो ये प्रॉपरली इनकोटर्म बताएगा। तो इसमें क्या क्या कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इनकोटर्म यहाँ पे क्या कवर नहीं करता? पहली चीज़, ओनरशिप या जो टाइटल ट्रांसफर्स होती है वो यहाँ पे कवर नहीं करेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है सर यहाँ पे तो मैंने इनकोटर्म लिख दिया था, तो पेमेंट टर्म यहाँ पे मेंशन क्यों करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे पेमेंट टर्म, ओनरशिप, टाइटल या प्रोडक्ट क्या है, कंटेनर में जो प्रोडक्ट आपने डाला हुआ है क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही है, उसका कोई गड़बड़ी है, कुछ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया नहीं जाता है। इनको टर्म्स में सिर्फ आपकी लॉजिस्टिक्स जो होती है उसके बारे में बात होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं होता है। अगर इसके बारे में आपको कवर करना है, इसको अलग से आप अपने सेल एग्रीमेंट में आप रिकॉर्ड करोगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कुछ गड़बड़ कर देते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं इस चीज़ में। यहाँ पे नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, एक 3 अक्षर में मुझे पता चल जाएगा कि किसका क्या जिम्मेदारी है, कौन क्या पे करेगा, कौन कितना पे करेगा, और किसका क्या रिस्क है। अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो इसका क्लेम कौन करेगा, तो वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी। ये 3 अक्षरों में ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती है। तो इसलिए इनको टर्म आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में यूज़ करना होता है। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, वो भी आसान है। कॉस्ट अलोकेशन, मुझे पहले ही पता है कि अगर मैंने ये इनकोटर्म पे हाँ बोला है तो ये सारे खर्चे मुझे पे करने पड़ेंगे। तो जब भी मैं कोई प्राइजेस देना चाहता हूँ किसी को, तो वहीं पे मुझे पता होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक का मुझे कैलकुलेट करना है, इसका पैकेजिंग का कैलकुलेट करना है, इसका लोडिंग कैलकुलेट करना है, और इसका अनलोडिंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। दूसरी होती है एफिशिएंसी, क्योंकि सबको पता है कि क्या कर रहे हैं, तो फिर क्लियर आउट हो जाता है। 3 अक्षर लिख दो, अपना काम खत्म। तो उसके बाद लीगल कंप्लायंस, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप बोल सकते हो कि अग्रीमेंट में तो ये इनकोटर्म पे हाँ हुई थी,
हमारी बात तो इस अग्रीमेंट में ये यहाँ पे इनको टर्म लिखा था हमने, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये कॉस्ट आपको पे करना है। तो ये गले पकड़ने वाली जो चीज़ होती है ना, ये नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में होता नहीं है। ये थोड़ी फैंसी हम दिखाने के लिए डाला हुआ है, वरना ऐसा कुछ नहीं। तो काफ़ी हद तक आपकी जिम्मेदारी, आपका कॉस्ट, आपका रिस्क, इनको टर्म 2020 क्लियर कर देगा। फिर इसके बाद जो भी आप काम करोगे आपको आसानी से यहाँ पे काम होगा। चलते हैं वॉल शीट पे। इस वॉल शीट में आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा इनकोटर्म होता क्या है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या कॉस्ट है, क्या रिस्क है, और ये इनकोटर्म हम कैसे यूज कर सकते हैं। जो मैंने 3 अक्षर का बोला था यहाँ पे देख सकते हो आप, EXW, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्स वर्क्स, राइट। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे समझ सकते हो। इनकोटर्म्स 2020 यहाँ पे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने आइडेंटिफाई, मतलब उनकी तरफ से रिलीज होता है एवरी 10 ईयर्स। और यहाँ पे इनकोटर्म्स टोटल कितने हैं, 11 इनकोटर्म्स है, उसमें से 4 सिर्फ सी रूट्स के लिए है। ये इनकोटर्म्स किसी और में आप यूज नहीं कर सकते हो। बाकी जो 7 बचे हुए हैं यहाँ पे, ये सब में यूज कर, रोड में यूज कर सकते हो, प्लेन में यूज कर सकते हो, रेल में यूज कर सकते हो, और शिप में यूज कर सकते हो। इसके हिसाब से आपको क्या ये 7 जो इनकोटर्म्स है ये किसी भी मोड में आप यूज कर सकते हो, मगर आपको सी में यूज करने वाले ये 4 इनकोटर्म है। अगर आप CIF बोलोगे और मैं एयर करूंगा, होगा नहीं होगा। तो आपको स्पेसिफिकली CIF सिर्फ सी के लिए है, CFR ये भी सी के लिए है, FAS सी के लिए, FOB सी के लिए। इसमें कभी कंफ्यूजन मत करना। और ये चीज़ जो ये डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, और वो चीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसको एक कलर प्रिंट आउट निकालना, ब्लैक एंड व्हाइट में मत निकालना, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे ही रह जाएगी। फिर कलर प्रिंट आउट निकालो, हर दिन देखिए जब तक आपको ये चीज़ें परफेक्ट ना हो जाए। वरना एक काम करिए, साथ ही साथ जब भी आप कोई भी नेगोशिएशन के लिए बैठते हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी फिक्स कर रहे हो, तो प्लीज़ आप देख लेना कि कौन सा इनकोटर्म क्या चीज़ बता रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर लेना, राइट। ओके, तो ब्लू कलर में क्या है, ब्लू कलर में ये है हम जो एक्सपोर्टर है, मतलब सेलर। गोल्ड कलर में वो है बायर जो खरीदने वाला है। उसके बाद जो ग्रीन कलर में है, इसमें क्या होगा कि ये मिक्स्ड होगा कि हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, या उसका तरफ का है या मेरे तरफ का है, सारा सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो इनको टर्म्स 2-3 अक्षरों में आपको प्रॉपरली बता देगा कि आपका जिम्मेदारी कितनी है। अगर मैंने कोई अग्रीमेंट एक्स वर्क्स में किया, मेरी जिम्मेदारी मेरे घर पे ही खत्म हो जाती है। मेरा वेयरहाउस है, मेरा फैक्ट्री में मैंने माल बनाया, मेरा वेयरहाउस में माल रख दिया, और मैं लोड भी नहीं करूँगा। बायर खुद अपनी गाड़ी भिजवाएगा, माल उठवाएगा, लोड खुद करेगा, हम लोड नहीं करेंगे, वो खुद ही लोडिंग करेगा और मटेरियल लेके जाएगा। साथ ही साथ एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी वो खुद करेगा। पूरी फ्रेट, अगर वो रेल से भेज रहा है, एयर से भेज रहा है, ट्रक से भेज रहा है, या वो शिप से भेज रहा है, उसका पूरा पैसा वो खुद देगा। हमें इसमें 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके में कॉस्ट, रिस्क सब उसका है। हमारे घर पे हमारी जिम्मेदारी खत्म, माल बनाया, पैक कर दिया, रख दिया, लेबल वगैरह चिपका के, वो आएगा, वो खुद ही लेके जाएगा। अगर लोड करने के टाइम पे कोई गड़बड़ी हुई, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे CCTV होना चाहिए आपकी प्रूफिंग के लिए, वरना बायर बुरा मान सकता है। आप बोल सकते हो कि आपके लोडर्स जो आए थे उन्होंने गड़बड़ी करी, तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूँ, पैकेज डैमेज जा रहा है, आप देख लीजिए। नहीं सर, थोड़ा आप मदद कर दीजिए, ठीक है। अगर उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, आप डाल के उनको बोल सकते हो। वरना एज अ गुडविल अगर आप बोलते हो कि हाँ ठीक है भाईचारे में हमने कर लिया, तो उस हिसाब से आप कर भी सकते हो। ये आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करेगा कि अगर आगे जाके आपको कुछ मेहनत करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास लोग ऑलरेडी है, फैक्ट्री के लोग ही है, थोड़ा मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए वो आपको नहीं बोल सकता या सुना नहीं सकता कि हाँ यार ये आपने लोड नहीं किया, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो एक्स वर्क्स में प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन होता है, राइट। तो दूसरा इनकोटर्म क्या है जो सबके लिए काम में आएगा, FCA। जो फ्री कैरियर्स होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे आप डेसिग्नेटेड डिलीवरी लोकेशन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे कि कौन सी लोकेशन पे आप गाड़ी भेज रहे हो, या कौन से लोकेशन पे आपको गाड़ी भेजना है। तो यहाँ पे 2 मॉडल है। जो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सवर्क्स में आप एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी भी आप नहीं करोगे, आप सिर्फ जो इसका इनवॉइस है, पैकेजिंग लिस्ट है, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट आप दे दोगे। अगर कंटेनर की साफ सफाई है, उसका हाइजीन है, उसकी सैनिटाइजेशन है, या कुछ और चीज़ों की अलग अलग सी सर्टिफिकेट लगेगी, वो कुछ भी चीज़ें आप नहीं प्रोवाइड करोगे।
कंटेनर का सिर्फ आपकी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन और आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस, बस इतना थोड़ा बहुत आप दे दोगे, बाकी सब वो अपने आप ही देख लेंगे। मगर एफसीए में क्या होगा कि एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी आपको करना है। एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होगा, मटेरियल पोर्ट पे पहुंचाना, पोर्ट से बात करना, वहाँ पे जो भी नेगोशिएट करनी है, या अगर आपके पोर्ट वाले या कस्टम वाले कुछ क्लैरिफिकेशन मांगेंगे उसके लिए क्लैरिफाई कराना, आपका सीएचओ को अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें आपको करना है। कहाँ तक, जब तक आपकी प्रोडक्ट अप्रूव होके अंदर ना चला जाए। एक बार अंदर चला गया, एक बार पोर्ट तक पहुंच गया, सारा फॉर्मेलिटी आपने ख़त्म कर दिया, फिर वो जो उनका फ्राइट फॉरवर्डर है या उनका सीएच है वो जिम्मेदारी लेगा कंटेनर का लोडिंग कराने का, कंटेनर में लोडिंग कराने का, क्योंकि आपके फैक्ट्री से तो ट्रक में जाएगा, फिर बाद में वहाँ पे जाके वो कंटेनर में कस्टम ऑफिसर के सामने वो लोड होगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वो आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आप करोगे। अगर आपको बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये पोर्ट तक पहुँचना है, तो फिर वहाँ तक का जो भी ट्रक का खर्चा है, अब मान के चलो मैं बैंगलोर में हूँ, मुझे मुंबई पोर्ट से डिस्पैच करानी है, तो बैंगलोर से मुंबई जो भी ट्रांसपोर्टेशन जाएगी उसका खर्चा मुझे पे करना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट का खर्चा है, जो सीएचए का, लोडिंग का, फिर वगैरह वगैरह, अनलोडिंग का, तो ये सारे खर्चे मुझे उठानी पड़ेगी। ये आप पहले ही डिफाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी खर्चे आएंगे ये आप पहले ही अपने सीएचए से पूछ के रखोगे, वरना इसका हिसाब नहीं मिलेगा। सीपीटी में क्या होगा कि आप कॉस्ट पूरा पे कर रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये सारी चीज़ें गोल्ड कलर में था, क्यों, इसका खर्चा बायर दे रहा था। यहाँ पे ब्लू कलर में इसका खर्चा कौन देगा, सारा खर्चा तो एंड ऑफ द डे बायर ही देगा, मगर अभी पहले कौन पे करेगा, आप पे करोगे। या आपकी जो प्राइस है, अगर आप मान के चलो एक पेन एक्सपोर्ट कर रहे हो, 2 रुपये का पेन है, 5 रुपये में बेच रहा हूँ, अगर सीपीटी पे अगर मैं करूँगा तो 5 रुपये आपको बोलना पड़ेगा कि 5 रुपये दोगे तभी मैं भेज पाऊंगा, वरना नहीं हो पाएगी। 2 रुपये में तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा कैरियर का जो भी प्लेन का खर्चा है, शिप से भेज रहे हो या ट्रक से भेज रहे हो या ट्रेन से भेज रहे हो, जहाँ से भी भेज रहे हो, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से इनको टर्म पे काम कर रहे हो और इसमें आपको खर्चा कितना होगा। ये सारा खर्चा आप लेके आगे उसका काम करोगे। एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आप ही को करना पड़ेगा, इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ बायर खुद कर लेगा। जिम्मेदारी आपका घर तक ही खत्म हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका घर पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे आपका पोर्ट या जो लोकेशन उन्होंने बता रखा है उस लोकेशन पे आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर बायर ने बोल दिया ये प्रोडक्ट आपको मेरे जो सीएचए है उसके वेयर हाउस में पहुँचानी है, ठीक है, आप वहाँ तक पहुँचा दिया तो बात ख़त्म। और यहाँ पे आप एक लोकेशन डिफाइन करोगे कि कहाँ पे मुझे माल पहुँचानी है, वहाँ पे जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर उसके आगे की जो कॉस्ट है, उसने कैरियर का रेट वगैरह आपने बात कर रखा है, वो पैसे आपको मिल गए, वो आप बुक कर दोगे, मगर रिस्क आगे का आपका नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे पहुँचाने के बाद उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी होती है या प्रोडक्ट में डैमेज आती है या उसका सीएच कुछ गड़बड़ कर देता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी। अगर उसका इंश्योरेंस वगैरह वो लेके रखेगा, अगर कुछ भी होगा वो खुद ही संभालेगा, क्योंकि हमने तो उसने जहाँ बोला था हमने वहाँ पे डिलीवर करा दिया और उसके आगे का फ्रेट का जो पैसा है हमने ऑलरेडी भर के उसको रिसीट दे दिया कि हाँ इस टाइम पे ये वेसल निकलने वाला है, इसका पैसा मैंने भर दिया है, आप उसका आगे का देख लो। तो वो चीज़ें वो देख लेगा। CIP टर्म्स, कैरियर एंड इंश्योरेंस पे टू, इसका मतलब क्या है कि खर्चा आप उठाओगे, जो कैरियर का खर्चा है वो आप उठाओगे, रिस्क आपका कुछ नहीं। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस का खर्चा आप उठाओगे, तो ये पैसे आपको अपनी कोटेशन में इंक्लूड करना होता है, क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं किया मगर आपने CIP लिख दिया तो फिर इंश्योरेंस तो आप ही को तो लेना था, तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि भाई इंश्योरेंस का जो भी पैसा बनेगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने CIP पे हाँ बोला है और उसके बाद आपने बोला है कि ये पेन जो मिलेगा वो 5 रुपये में मिलेगा। उसने 5 रुपये दे दिए, उसके बाद ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने CIP बोल दिया मगर मैंने इंश्योरेंस का प्राइस कैलकुलेट नहीं किया, तो फिर आप बेवकूफ़ माने जाओगे, तो आपको धंधा करना नहीं आता। तो जब भी आपने कोई प्राइस बोल दिया, मगर पहले ही आपको हिसाब करना है, इसके लिए ये सब डिटेल्स आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है DDP टर्म्स। DDP में क्या होता है, डिलीवरी एट प्लेस। सिर्फ आप अपनी पोर्ट पे नहीं पहुंचा रहे हो, यहाँ पे रिस्क भी पूरा है, आप उसके घर तक पहुंचा रहे हो। डिलीवरी एट प्लेस, जब आपने मटेरियल यहाँ से लोड करके अपने फैक्ट्री से निकाला, पूरा एयर से गया,
फिर वहाँ पे जाके उसके लोकेशन तक पहुँच गया, मगर अनलोड नहीं करेंगे। अनलोडिंग का ऑप्शन मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ उसके लोकेशन तक लेके जाएंगे, अनलोडिंग वो खुद कर लेगा। तो ये पूरी कॉस्ट एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आप मैनेज करोगे, इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ वो मैनेज करेगा। उसके बाद डीपीयू, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे अनलोड भी आपको करना है। मान के चलो बड़ी वाली इंजीनियरिंग का कोई मटेरियल आपने बनाया और काफ़ी टाइम से आप उसमें टाइम लगाया और सब कुछ किया, अभी उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। कभी ये देखा ना, विंड मिल्स होते हैं, कुछ कपलर्स होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे अलाइनमेंट वहाँ पे जाके होता है। तो वहाँ पे जाके उनको अनलोड करने में कुछ भी गड़बड़ी करी, थोड़ा भी इधर उधर से गिरा दिया, तो फिर सारा मटेरियल ख़राब हो सकता है। उस चक्कर में क्या करते हैं कि काफ़ी लोग डीपीयू भी करते हैं। डीपीयू में क्या होता है, आप जाओगे, मटेरियल तो भेज दोगे और वहाँ पे जाके आप अनलोडिंग या जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको हायर करके क्रेन से आप अनलोड करके उनको दे दोगे। उसका सारा खर्चा आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। अगर मैं ये डब्बे में डाल के भेजूंगा और ये डब्बा मुझे खुद उतारना भी है, तो इसका प्राइस क्या हो सकता है? मुझे भी, मेरा भी खर्चा लगेगा ना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा या वहाँ पे किसी को अपॉइंट करूँगा, फिर वो लोग आके ये डब्बा उतारेंगे। भले ही पेन है, कुछ और चीज़ होता तो क्या करते हैं, वो महंगा होता है, राइट। ऑब्वियसली वो सारे खर्चे आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, जिसमें एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आप करोगे, इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ वो करेगा, और मटेरियल आपको उसके लोकेशन जो भी उसने पहले ही बताया है इन द अग्रीमेंट में जो पहले ही उसने लोकेशन बोला उस लोकेशन पे आपको डालना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बेंगलोर लिख दिया, कर्नाटक लिख दिया, इंडिया लिख दिया, नहीं। आपको अगर कहीं पे चाहिए उसमें एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा कि एरिया वाइज, पिन कोड वाइज, गूगल मैप लोकेशन, ये सब आपको डाल के वहाँ पे मेंशन करना होगा, इस कोऑर्डिनेशन में, इस लोकेशन में मुझे मटेरियल पहुँचानी है। अगर उसकी एक छोटी गूगल मैप की अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके अगर अग्रीमेंट में डालते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हो। हम अगर प्रिंट आउट सारे कलर में होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें क्या होगा, एक्स वर्क्स में क्या होता है, जिम्मेदारी आपका कुछ नहीं, आप माल रेडी किया, वेयर हाउस में रख दिया, वो खुद ही आके अनलोड करके लोड करके लेके जाएगा। मगर इसमें क्या है, किसके लिए रिस्क है, बायर के लिए रिस्क है, क्योंकि एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी, इंपोर्ट फॉर्मेलिटी, लोडिंग कराना, कंटेनर लेके आना, कस्टम क्लियरेंस करवाना, सारा सब कुछ उसकी जिम्मेदारी। यही चीज़ अगर डीडीपी में अगर आप काम करते हो, पूरा कॉस्ट आप उठाओगे, रिस्क पूरा आप उठाओगे, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी आप करोगे, इंपोर्ट फॉर्मेलिटी आप करोगे, सारा सब कुछ करके उसके घर तक जाके उसका मटेरियल पहुंचाओगे। यहाँ पे भी अनलोड आप नहीं करोगे, जहाँ पे अनलोड लिखा गया था डीपीयू टर्म, सिर्फ उसमें ही अनलोड होता है, बाकी किसी में अनलोड नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हो कि डब्बा गाड़ी के ऊपर है, यहाँ पे डब्बा गाड़ी के नीचे है, यहाँ पे आपको उतारना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको मैनेज करना है। ये रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी रिस्क हो जाएगा मेरे लिए, जो एक्सपोर्टर है उनके लिए काफ़ी रिस्क है कि एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी भी करो, इंपोर्ट फॉर्मेलिटी करो, सारा ड्यूटी उधर का पे करो, इधर का भी ड्यूटी पे करो, उधर का टैक्स पे करो, सारा सब कुछ करके क्लियरेंस करके सारा माल बाहर निकाल के उसके घर तक जाके पहुंचा के आओ। ये आपका पूरा काम है। इसके अलावा अभी ये सारे हो गए, ये किसी भी मोड में, एयर हो सकता है, सी हो सकता है, रेल हो सकता है, ट्रक हो सकता है, सब में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मगर अभी जो हम 4 यूज़ करेंगे ये सिर्फ सी लाइन के लिए यूज़ होगा। जो समुद्र के रास्ते से जो वेसल जाएगा या जो शिप जाएगा वो यहाँ पे काम में आएगा। ये 4 चीज़ें आप किसी और चीज़ में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पहले 2 में क्या होगा, FAS, फ्री लॉन्ग साइड शिप। आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज खत्म किया, पोर्ट में जाके आपने कंटेनर लगवा दिया, वेयर मतलब उनकी जो डॉकिंग एरियाज होती है वहाँ पे आपने रखवा दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म। कंटेनर पे लोड करने के टाइम पे या वेसल पे लोड करने के, वेसल में कंटेनर जब लोड करने के टाइम पे अगर कोई गड़बड़ी होती है उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे रिस्क भी वहीं पे खत्म हो जाता है। जब कंटेनर ठीक ठाक मतलब मटेरियल वहाँ पे ठीक से पहुँच गया, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर FOB में क्या होता है, वो डब्बा अंदर है, जो कंटेनर है वो ऑलरेडी वेसल में है, यहाँ तक आपकी जिम्मेदारी रहती है कि एक बार वेसल पे लोड हो गया फिर आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर बीच समुद्र में कुछ चीज़ें मैं इंडिया से US भेज रहा हूँ और अरेबियन सी में मेरा कंटेनर डूब गया, उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो सारा चीज़ें रिस्क बायर का ही रहेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिम्मेदारी कंटेनर सिर्फ चढ़ाने तक थी, उसके बाद जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। CFR में क्या होगा, कॉस्ट एंड फ्रेट। यहाँ पे पूरा मटेरियल का कॉस्ट,
वेसल में लोड कराना और पूरा वेसल का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे रिस्क आपका जैसे ही वेसल के अंदर कंटेनर लोड हो जाता है, आपका यहाँ पे जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर इसका एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज आप करोगे, क्योंकि कंटेनर तो लोड होगा, इसका एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी पूरा आप खत्म करोगे। इंपोर्ट फॉर्मेलिटी बायर देख लेगा, अगर बीच में कुछ गड़बड़ी होगी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरा जिम्मेदारी बायर करेगा। मगर आप यहाँ पे पूरा क्या करोगे, पूरा फ्रेट। सर एक वेसल का कंटेनर मूव करने के लिए इंडिया से यूएस का कितना भी खर्चा लगेगा, 1 लाख 2 लाख जो भी है, वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आप लगवाओगे, उसका पूरा खर्चा आप पे करोगे। वो तो पैसे हमने पहले पे ले चुके हैं, वो पैसे मैंने शिपिंग कंपनी को दे दिया। तो इनको क्या है, एज अ बायर इनको वहाँ का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर आपने पैसे दिए, नहीं दिए, अब मैं दे दूँ, हाँ कभी ऐसा होता है कि पूछा नहीं, दोनों ने पैसे दे दिए। ये सारे कन्फ्यूजन हटाने के लिए ही इनको टर्म यूज़ करना है। सबको पता है कॉस्ट किधर का किधर तक उन्होंने पैसे दिए, कितनी जिम्मेदारी आप पे कर रहे हो, और इसके बाद में ये किसकी जिम्मेदारी है यहाँ तक माल पहुँचाने का, वो डेट भी वहाँ पे रहती है, उस डेट के अंदर आपको वहाँ पे माल पहुँचाना है। अगर आपने वेसल मिस किया तो गलती किसकी, आपकी रहेगी, क्योंकि वेसल का तो आपने बुक किया था ना, वेसल आपने बुक किया, कंटेनर आपने बुक किया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भेजना पड़ेगा। तो इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आपको डिसाइड करनी है। उसके बाद आता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट भी आप पे करोगे, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कॉस्ट भी आप पे करोगे, इंश्योरेंस भी आप पे करोगे, रिस्क नहीं रहेगा। मगर CIP यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट्स जो होते हैं, जो नॉर्मली वेसल्स के लिए हम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आपका सेम रहेगा, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आप करोगे, इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ बायर करेगा, रिस्क आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मगर कॉस्ट और इंश्योरेंस अलग अलग सी चीज़ें आपको लेके रखना पड़ेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कौन लेगा, CFR में अगर चाहिए इंपोर्टर ही लेगा, क्योंकि उसी का तो रिस्क है, यहाँ तक का मेरा रिस्क है, मैं इंश्योरेंस यहाँ तक का लेता हूँ। मगर बीच में कुछ हो गया, समुद्र में डूब गया कंटेनर, तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस आपको लेके देना पड़ेगा, रिस्क तो उसका ही है, मगर इंश्योरेंस का पैसा आपको देना पड़ेगा। जब आप कोई CIF का कोटेशन निकाल रहे हो, आप बोलते हो कि सर मैं ये पेन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और ये CIF टर्म पे मैं USA दे रहा हूँ, कोई पोर्ट का नाम डाल दो, तब आपको ये स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा इंडिया से वहाँ तक का पोर्ट का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का खर्चा, और ये प्रोडक्ट का क्या कीमत का है, ये सारा कैलकुलेट करके आप इसको निकालोगे। ये चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बिना आप मिस नहीं कर सकते। तो इतनी जिम्मेदारी में आप पूरा आपको एक्सपोर्ट संभालना है। आपको अलावा दूसरा एक डॉक्यूमेंट है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक सेलर हो, आप मान के चलो आप बेच रहे हो, राइट, आप कभी इंपोर्टर भी बन सकते हैं, कभी एक्सपोर्टर भी बन सकते हो, राइट, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अभी मैं एक्सपोर्टर हूँ, उसके हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर क्या आप यहाँ का पूरा खर्चा, रिस्क और उस दूसरे कंट्री में जाके गुड्स डिलीवर कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, क्या वहाँ का पूरा इंपोर्ट का फॉर्मेलिटी, उसका टैक्सेस, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, फिर उसका वैट का रिकवरी, क्या आप कर लोगे, हाँ तो ठीक है, DDP कर लो, डिलीवरी ड्यूटी पेड। अगर नहीं, ये नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या ये प्रोडक्ट अनलोड कर दोगे डेस्टिनेशन कंट्री में, उसके देश में जाके, उसके जहाँ पे भी वो लोकेशन बताएगा उस कंट्री में जाके अनलोड कर दोगे, हाँ तो फिर DPO पे करो। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बताया, ये पूरी स्ट्रक्चर में थोड़ी नीचे आराम से स्क्रॉल करता हूँ, तो आप एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो। राइट, मगर यहाँ पे एक सेलर के नाते, एक एक्सपोर्टर के नाते मेरे लिए कौन सा रिस्की है, DTP। मेरे लिए कौन सी आसान है, एक्सवर्क्स, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, माल बनाया, अच्छा खासा माल बना के पैक करके लेबल लगा के, जैसे जैसे क्लाइंट ने बोला था उस हिसाब से सारा फॉर्मेलिटी खत्म करके मैंने अपनी वेयरहाउस में रख दिया, वो खुद ही आके लेके जाएगा। ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मगर यही चीज़ बाहर के लिए रिस्की है। अगर मैं आज इंपोर्टर हूँ, मैं उसकी जगह में मैं कुछ खरीद रहा हूँ चाइना से, तो अभी मैं उसके फैक्ट्री से भी जाके ले सकता हूँ, मगर पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इंपोर्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना, उसके वेयरहाउस में जाके सारा माल लेना, खुद ही लोड करवाना, सारा सब कुछ। यहाँ पे देखो, पूरी लोड करवा के जो सेलर के वेयरहाउस होगा वहाँ से जाके लोड करवा के मुझे लेके आना है, तभी आप एक्सवर्क्स यूज़ कर सकते हो। अभी देखो कितना रिस्क है बायर के लिए, तो वो नहीं चाहता है ये, राइट। तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप प्लान अप कर रहे हो, CFR कर रहे हो या CIF कर रहे हो।
CFR किस में होता है, यहाँ पे आप देखोगे राइट। तो अगर यहाँ पे आप प्रॉपरली शेड्यूल करते हो कि कौन सी चीज़ें आसान है, अगर आप एज ए इम्पोर्टर अगर आप सोचते हो तो यार DDP में आपके लिए आसान है ना, क्योंकि आपको सारा पैसे दे दो और सारा खर्चा करके वही आके मटेरियल आपको घर तक दे के जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से रिस्क किधर तक बायर कैपेबल है या एज अ सेलर आप कितना कैपेबल हो, इसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि आप क्या करोगे, कौन सी इनकोटर्म आप चुनोगे। सर मैं चाहता हूँ एक्सबॉक्स पे काम करें, मुझे ये बाकी परेशानी मैं चाहता ही नहीं हूँ। यार आपको नहीं चाहते हो, मगर आपका बायर के लिए तो इतना परेशानी हो जाएगी, वो मानेगा क्या? अगर वो मानता है तो फिर कुछ भी कर लो, अगर नहीं मानता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा बीच वाला रास्ता कौन सी है। सर मैं मेरे पोर्ट तक जिम्मेदारी ले लेता हूँ, फिर बाकी आप आगे का देख लो, तो फिर CIF है, ये ले सकते हो, या CIP है, इसमें आप बता सकते हो कि हाँ मैं खर्चा तो सारा दे देता हूँ आपको, सारा मैं फैसिलिटी करके देता हूँ, आपकी कंट्री मेरी कंट्री का सारा निकाल के आप तक माल पहुँच जाएगा, मगर बीच में कुछ गड़बड़ी होगी आपका इंश्योरेंस कॉपी में देता हूँ, वहाँ पे आप क्लेम करवा लेना। बस ये करके आप पूरा बिजनेस संभाल सकते हो। तो इसमें कौन सी आपके लिए अच्छा है बुरा है, ये आप जैसे जैसे बात करोगे क्लाइंट से तो वो बता देंगे। सर हमें तो सिर्फ DDP चाहिए, तो अभी क्लाइंट से DDP मांग रहा है, तब आपको क्या करना है, पूरा रिस्क कवर करना है, इंश्योरेंस कवर करनी है, खर्चे उठाने हैं, कौन से कैसे भेजोगे, सी से भेजोगे, एयर से भेजोगे, ट्रक से भेजोगे, रेल से भेजोगे, ये सारा डिफाइन करके आप पहले ही बायर से बात करोगे, तभी ये काम हो सकता है। तो ये सब करने के बाद आप प्लान करोगे। 11 इनकोटर्म है, 7 सबके लिए काम में आएगा, 4 सिर्फ सी रूट के लिए काम आएगा, उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हो। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ये डॉक्यूमेंट की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं ये नहीं चाहता, मैंने कभी ये नहीं देखा कि हाँ एक दिन में देख के समझ गए। इसको प्रिंट आउट निकालो, कलर प्रिंट आउट निकालो, हर रोज़ देखते रहो, समझ में आ जाएगा। दिन में एक बार देख लो, हाँ क्या इनकोटर्म है, हाँ ये एक बार रिवीजन कर दो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर इतना मैंने थोड़ी ना करना है, तो ठीक है अभी मत करो, एक प्रिंट आउट निकाल के रख लो, जब भी आपको ये अग्रीमेंट अग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे हो तब इनकोटर्म रेफर कर लेना। यहाँ पे क्या खर्चा आएगा, हाँ ओके यहाँ तक है, ठीक है सर मैं आपको कोटेशन इस हिसाब से बना के भेजूंगा, मेरे पास मेरा मटेरियल का प्राइस है, ये इसका पेन का प्राइस मेरे पास है, तो इसके ऊपर का जो खर्चे लगेंगे, अगर मैंने DDP पे करना है, मुझे इसमें क्या खर्चा लगेगा, कैरियर जो मेरे से माल उठाएगा, ट्रक जाएगा, कस्टम क्लियरेंस करने का, फिर वहाँ के कस्टम क्लियरेंस करवाना है, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन या एयरवे का जो चार्ज है वो सब मिला के, डिलीवरी एट प्लेस का खर्चा सब मिला के मुझे वहाँ पे करना है। ये सारा खर्चा उठा के आप जाके फिर क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सपोर्ट बिजनेस में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए, मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है क्या करना है, या सेफर साइड के लिए आप CHA से बात करिए, तो फिर आपको आगे की चीज़ें पता चलना शुरू हो जाता है। मगर ये चीज़ें आपके अग्रीमेंट में जाएगी और आपके इनवॉइस में भी जाएगा, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपना बिजनेस प्लान करिए। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, मैं तो हूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो से कोई आपको नॉलेज मिला तो प्लीज़ लाइक करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।